अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे, द खिलाफत मूवमेंट। और अगर आपको पीछे आवाज़ आ रही हो तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं हटा दूँ इस आवाज़ को, लेकिन अगर आपको स्टिल अगर आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माज़रत। एनीवेज़, तो खिलाफत मूवमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट एक मज़हबी और सियासी तहरीक थी, यानी रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट थी। इसकी जो लीडरशिप थी या इसकी जो क़यादत थी या इसको जो शुरू किया था, इसका जिसने आगाज़ किया था, वो ब्रिटिश इंडिया के रहने वाले मुसलमान थे। ब्रिटिश इंडिया के रहने वाले मुसलमानों ने इस खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ किया था। इस खिलाफत मूवमेंट का जो मकसद था वो था सल्तनत उस्मानिया, जो टर्की के अंदर जो सल्तनत उस्मानिया थी, ऑटोमन एम्पायर थी, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना। और मुसलमानों के जो रिलीजियस प्लेसेस थी, जो मुक़द्दस मकामात थे, उन पर बहुत सारे गैर मुस्लिम आकर हुकूमत करना शुरू हो गए थे। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया के मुसलमान थे वो इस कंट्रोल को रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि गैर मुस्लिम आकर किसी भी मुसलमानों की मुक़द्दस रिलीजियस जगह पर जो है वो हुकूमत करना शुरू हो जाए। तो दूसरा मकसद था उन्हें इस चीज़ से रोकना। ये जो मूवमेंट थी, खिलाफत मूवमेंट थी, इसने 1919 से लेकर 1922 के दरमियान बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, इसकी रफ़्तार बहुत तेज़ हो गई थी इस ड्यूरेशन में। 1919 और 1922 के दरमियान मज़ाहरों के अलावा बहुत सारे एहतजाज किए गए, और हिंदू और मुसलमान इस खिलाफत मूवमेंट में दोनों इसका हिस्सा थे। सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे इसके अंदर। अब उसकी एक वजह थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, उस दौर में ब्रिटिश यही चीज़ें कर रहे थे। कलोनियलिज़म जिसे हम कहते हैं, इलाकों पर कब्ज़ा कर लेना, उनके लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना और फिर उन्हीं के लोगों को कंट्रोल करना अपने हिसाब से। जैसे बड़ी चालाकी के साथ ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज़ थे, वो बड़े सग़ीर में घुसे और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बहुत सारा फ़साद डालने की जो वजूहात हैं वो ज़्यादातर अंग्रेज़ों की ही वजह से हैं। तो वो सब चीज़ें वो ऑलरेडी देख रहे थे, हिंदू और मुसलमान अपने मुल्क को सफ़र करता हुआ, कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने उनके मुल्क के अंदर घुसकर कितनी सारी चीज़ों को ख़राब, मुल्क के अंदर ऑलरेडी इश्यूज़ तो थे ही, लेकिन उसको बढ़ावा जो है वो अंग्रेज़ों ने दिया था। और वो यही चीज़ अब तुर्की में करना चाह रहे थे, और ये सब चीज़ें हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं चाहते थे कि हों, क्योंकि वो ख़ुद इस चीज़ से गुज़र चुके थे, तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब ये जो तहरीक थी ना, इसके बहुत सारे मकासद थे। एवी नहीं शुरू हुई थी, इसके पीछे बहुत सारे गोल्स थे। इस तहरीक के जो बुनियादी या बेसिक गोल्स थे, उसमें पहला गोल तो मैंने आपको बताया कि जो सल्तनत उस्मानिया थी, जो ऑटोमन एम्पायर थी, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना। इसके अलावा दूसरा जो तुर्की के इलाके हैं, तुर्की की ज़मीन है, उसकी हिफाजत करना कि उसके ऊपर कोई और कब्ज़ा ना कर ले। और तीसरा, जो रिलीजियस प्लेसेस थी मुसलमानों की, उसके ऊपर जो गैर मुस्लिम है वो आके कंट्रोल करना शुरू हो गए थे, और इस चीज़ को वो रोकना चाहते थे। तो ये उसके कुछ बेसिक गोल्स हैं खिलाफत मूवमेंट के। इसके बाद बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स, बहुत सारे मुस्लिम दानिश्वर जिसको कहते हैं, उन्होंने इस खिलाफत को सपोर्ट किया, वो भी इस खिलाफत मूवमेंट का पार्ट रहे। तो ये जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो बहुत बड़े-बड़े, जिनका एक इन्फ्लुएंस होता है, जैसे आजकल के दौर में बहुत बड़े-बड़े ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो अगर आगे बढ़ के किसी प्लेटफॉर्म में किसी चीज़ के बारे में बात करें तो उनका बोलना बहुत मैटर करता है। किसी के भी हक़ में बोलें या किसी के ख़िलाफ़ बोले तो उनका बोलना मैटर करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़े-बड़े जो लीडर्स थे उस टाइम के, वो आगे आए, उन्होंने मुसलमानों के हक़ में और तुर्कियों के सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें की। जैसे उन्होंने बहुत सारे रिसाले लिखे, बहुत सारे अखबारात थे जिसमें वो ऐसे मज़ामीन लिखते थे जिससे वो खुलकर अपनी नाराज़गी का या अपने गुस्से का इज़हार कर सकें कि वो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं जो कुछ तुर्की में हो रहा है। जैसा कि बहुत अहम उस दौर के जो अखबारात या रिसालात हैं, उसमें ज़मींदार हो गया, कॉमरेड हो गया, हमदर्द हो गया, अल हलाल हो गया, अल हलाल, जैसे ये सारे अखबारात और रसाइल, ये वो थे जिसके ज़रिए वो मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उनके साथ कोऑपरेट करते थे, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट करते थे। इसके बाद 1919 में जुलाई में ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू हुई, उसका आगाज़ हुआ। इंडिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहरों का एहतमाम किया गया, बहुत सारे एहतजाज किए गए, पुरअमन एहतजाज किए गए। जुलाई 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कायम की गई, और इसका मकसद भी यही था
कि जितने भी मुल्क के अंदर रहने वाले हिंदू और मुसलमान हैं वो मिलकर जो है जो उनकी गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे करें, उनके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करें कि वो जो भी कर रहे हैं वो उस चीज़ को रोक लें। जो महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये दोनों बहुत बड़े लीडर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो भी इस कमेटी में, इस मूवमेंट में मुसलमानों के साथ थे। इन दोनों रहनुमाओं ने नवंबर 1919 में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस की थी, इसी खिलाफत से रिलेटेड, इस मूवमेंट से रिलेटेड एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। उसमें बहुत बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी पार्ट लिया। अब मुसलमानों ने जो मुज़ाहिरे किए, उन मुज़ाहिरों का या उन एहतजाज की शक्ल कुछ इस तरीके से थी कि वो लोग क्या करते थे कि जो फ़ॉरेन प्रोडक्ट्स होते थे या ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स होते थे ना, वो ख़रीदते नहीं थे। वो बायकॉट बेसिकली उन्होंने उनके प्रोडक्ट्स का कर दिया था। हुकूमत के साथ, गवर्नमेंट के साथ किसी भी किस्म का वो ताउन नहीं करते थे, किसी किस्म की कोऑपरेशन नहीं होती थी। उन्होंने मुकम्मल तौर पे बैन किया हुआ था, हिंदू और मुसलमान दोनों ने, इन पार्टीज़ ने मिलकर, कि मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की सेलिब्रेशन का पार्ट हम नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपनी विक्ट्री की सेलिब्रेशन करते थे अंग्रेज़ मुल्क के अंदर। तो अंग्रेज़ों ने और मुसलमानों और हिंदुओं ने इस चीज़ के ऊपर जो है बहस की कि हम लोग किसी भी किस्म की जो विक्ट्री सेलिब्रेशंस हो रही हैं उसका पार्ट नहीं बनेंगे। यानी हर लिहाज से वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने पर तैयार नहीं थे। ये सारे उनके मज़ाहिरों के या एहतजाज का एक तरीका था। तो इस तरीके से जो खिलाफत मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फैलती गई, क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी शामिल थे। तो वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई थी जो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी। इस सब के बाद बजाय इसके कि कोई अच्छा रिस्पॉन्स आता ब्रिटिश हुकूमत का कि वो मसलों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करती, उन्होंने मज़ीद जो है ना जुल्म ढाने शुरू कर दिए। और उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास कराया जिसे रोल्ट एक्ट का नाम दिया गया। रोल्ट एक्ट बेसिकली एक काला कानून था, ब्लैक लॉ था, जो ज़बरदस्ती या जबरन उस तरह का कानून था ये। इस कानून में हुआ ये कि जो भी मुल्क के अंदर मुज़ाहिरे करेगा, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, मुज़ाहिरे करेगा, एहतजाज करेगा, उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। और उसके पास इस चीज़ का भी राइट नहीं होगा कि वो अपने लिए इंसाफ की अपील कोर्ट में कर सके या वो अपने लिए लॉयर हायर कर सके। जैसे हर बंदे के पास ये एक उसका बेसिक हक़ होता है, हर मुल्क में रहने वाले हर शहरी का, चाहे वो जितना भी बड़ा मुजरिम है, उसके पास राइट होता है कि वो लॉयर हायर कर सकता है, वो कोर्ट में अपील कर सकता है और अपने आप को डिफेंड कर सकता है। लेकिन ये कानून, ये जो हक़ था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे छीन रही थी रोल्ट एक्ट के थ्रू। कायद-ए-आज़म ने इसके ख़िलाफ़ बहुत एहतजाज किया, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। वो इस कानून को किसी भी सूरत पास होने नहीं देना चाहते थे। ज़ाहिर है कोई भी नहीं पास होने देगा इस तरह के घटिया कानून को। लेकिन उनके एहतजाज के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एहतजाजन जो है रिज़ाइन कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल से, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर ये हुआ कि मज़ीद हालात बेहतर होने की बजाय इस मूवमेंट का कोई असर नहीं हो रहा था, मज़ीद जो है हालात ख़राब हो रहे थे। जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट हुआ। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो अप्रैल 1919 में पेश आया, जिसमें एक जनरल था डायर, उसने अमृतसर में लोगों का एक ग्रुप था जो एहतजाज कर रहा था या कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहाँ पर उसने फायरिंग शुरू कर दी उन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। ये बहुत ही, जिसको कहते हैं, दर्दनाक वाक़या था, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट एक बहुत अहम इंसिडेंट था, जिसने मज़ीद मुसलमानों के अंदर आग भड़काई इस चीज़ को लेकर। कांग्रेस ने 1920 दिसंबर में नागपुर सेशन किया, यानी नागपुर में एक सेशन हुआ, एक इजलास हुआ, जहाँ पर जो कांग्रेस थी उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज़ कर दिया। अब नॉन कोऑपरेशन बेसिकली गवर्नमेंट के साथ किसी भी किस्म की कोऑपरेशन नहीं की जाएगी, वही चीज़, वही कंसेप्ट था कि हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन जो जिन्ना थे वो इसके ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो समझते थे ये हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है, हम इस तरीके से अपने मसलों का हल नहीं निकाल सकते। जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था, कायद-ए-आज़म उसके ख़िलाफ़ थे क्योंकि वो समझते थे ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, और इस वजह से उन्होंने वो कांग्रेस छोड़ दी थी। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी ना, ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि हर तरीके से गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन आपने नहीं करनी, टैक्सेस पे नहीं करने हमने, हम लोगों ने पुलिस से और मिलिट्री जॉब से रिज़ाइन दे देना है, हम मिलिट्री का पार्ट है ना हम पुलिस का पार्ट हैं, यानी मुकम्मल तौर पे बायकॉट कर देना है, हम लोग जॉब से रिज़ाइन कर देंगे जितने भी हिंदू मुसलमान हैं,
ठीक है। इस मूवमेंट के तहत, इस मूवमेंट को लेकर वो ये उनका पर्पस था, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है उनका बायकॉट कर देंगे, प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर देंगे, कोर्ट का बायकॉट कर देंगे, इस तरह की चीज़ें ना। तो कायद-ए-आज़म इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि हम लोग मुकम्मल तौर पे जॉब्स छोड़ के बैठ जाएँ, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएँ, तो ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात मनवाने का। यानी वो ये कहना चाहते हैं इसमें हम अपना नुकसान करेंगे। इन्हीं इख्तिलाफ़ात की वजह से कायद-ए-आज़म ने जो है वो रिज़ाइन दिया था कांग्रेस से। इसके बाद खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई कराची में जुलाई 1921 को। इस कॉन्फ्रेंस में जो तुर्क का जो सुल्तान था उसके साथ वफ़ादारी का इज़हार किया कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। और जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था उसने जो गैर मुल्की फ़ौज उसके मुल्क के अंदर घुस रही थी उसके ख़िलाफ़ उसने तरीक़े शुरू की हुई थी अपनी ज़मीन को, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस खिलाफत कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि वो तुर्क को सपोर्ट करें, तुर्क सुल्तान जो है उसको सपोर्ट करें, और जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसके मुल्क के अंदर फ़ौजें उतारी जा रही थी, गैर मुल्की फ़ौजें उतर रही थी, उसके ख़िलाफ़ जो वो लड़ रहा था, उसके ख़िलाफ़ जो वो तहरीकें चला रहा था, उसकी तहरीक के हक़ में ये तहरीक शुरू की गई या ये कॉन्फ्रेंस हुई कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो ये थी खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो जुलाई 1921 में कराची में हुई। इसके बाद आ जाती है हिजरत मूवमेंट। अब ये एक ऐसा इशू है जो खामखा में बीच में उठ के आ गया, क्योंकि ये मसले मसाइल ऑलरेडी चल रहे हैं, मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का मसला मसाइल और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही है मुल्क के अंदर। एकदम से हिजरत मूवमेंट आ जाती है। अब हिजरत मूवमेंट क्या थी? ये कैसी तहरीक थी, एक ऐसी मूवमेंट थी जो 1920 से 1921 के दरमियान में चली, और ये तब चली जब हिंदुस्तान के अंदर एक इलामा था, एक मजहबी रहनुमा कह लें, एक स्पिरिचुअल लीडर था, जिसने हिंदुस्तान को, इंडिया को दारुल हर्ब करार दिया। दारुल हर्ब वो कहता था इंडिया को। दारुल हर्ब का मतलब है एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा इलाका जहाँ पर मुसलमान आज़ादी से अपने मज़हब को प्रैक्टिस ना कर सकें या अपने रिलीजन को प्रैक्टिस ना कर सकें। अब उसने क्या किया कि मुसलमानों को ज़ोर दिया कि वो अभी इनिशियली इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चले जाएं, क्योंकि अब ये दारुल हर्ब है, यहाँ पर मुसलमान आज़ादी से अपना मज़हब प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अच्छा है कि मुसलमान इर्द गिर्द के किसी इलाके में चले जाएं, और अच्छा है अफ़गानिस्तान चले जाएं, क्योंकि वो बहुत करीब पड़ता था। इनिशियली तो जो मुसलमान थे उन्होंने हिजरत करना शुरू की, इसलिए इसको हिजरत मूवमेंट कहते हैं कि मुसलमानों ने हिजरत कर ली थी, माइग्रेशन कर ली थी। माइग्रेशन मूवमेंट भी कह सकते हैं आप। तो वो माइग्रेट करना शुरू कर गए, इंडिया छोड़कर वो लोग अफ़गानिस्तान जाना शुरू हो गए। अब इस माइग्रेशन की वजह से बहुत माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। ज़ाहिर है माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन शुरू में हुआ ये कि अफ़गानिस्तानियों ने ज़ाहिर है बहुत वेलकम किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने बॉर्डर, अपने दरवाज़े, अपनी सरहदें बंद कर दी, क्योंकि ज़ाहिर है वो किस हद तक मुसलमानों को अपने मुल्क के अंदर एंटर होने दे सकते थे। तो यानी बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने नुकसान उठाया था इस हिजरत मूवमेंट की वजह से। अब वो कौन से वाक़यात थे जिनकी वजह से ये जो मूवमेंट थी ये ख़त्म हुई? बहुत सारे वाक़यात थे। तो पहला तो था मोपला रिवोल्ट, जो मोपला बगावत हुई, जिसे हम लोग मलाबर रिवोल्ट भी कह सकते हैं। ये क्या थी? बेसिकली इंडिया की एक स्टेट है केरला, वहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं मुसलमान हैं। तो वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ और उसके साथ साथ जो हिंदू थे उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने ये बगावत शुरू की थी, उनके अगेंस्ट शुरू की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, और जो इंडियंस कुछ हिंदू थे जो मतलब एलीट हिंदूज़ थे कह लें, वो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे, जैसे हम लोग मोपला बगावत कहते हैं। ये वाक़या जो था एक बहुत अहम इंसिडेंट रहा, जिसकी वजह से ये मूवमेंट बिल्कुल जो है वो ख़त्म होने के ऊपर आ गई थी। इसके अलावा जो पुलिस थी और जो हिंदू थे, इनके दरमियान झड़पें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया था, तशद्दुद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर फरवरी 1922 में चूरी चूरा का वाक़या हो गया। चूरी चूरा वाक़या भी बहुत अहम इंसिडेंट है, जो कि इंडिया की एक स्टेट उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, उसका एक छोटा सा टाउन है ये चूरी चूरा। चूरी चूरा का जो वाक़या था वो बेसिकली ये था कि बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो थे, बहुत ही बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स थे, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट थे, वो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए इकट्ठे हुए हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे और पुलिस ने उनके ऊपर आग छोड़ दी थी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे और ये बहुत बड़ा जुल्म है। तशद्दुद, फितना, फसाद मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इसकी वजह से। तो ये चूरी चूरा इंसिडेंट था, जिसने एक और इंसिडेंट जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट जो है वो अपने अख्ताम पे पहुंची,
तो पहले तो यही वाक़या कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर पुलिस ने आग फेंकी और फिर कांग्रेस के कितने सारे लोगों ने, रज़ाकारों ने जो है वो पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और फिर बहुत सारे पुलिस एहलकार उसमें हलाक हो गए। तो मतलब आप देखें कि वायलेंस किस कदर बढ़ता जा रहा है, जानें जा रही थी, जिसकी वजह से आप ये चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते एक मुल्क के अंदर, इस कदर वायलेंस नहीं, एक कोई भी मुल्क अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो महात्मा गांधी ने आखिरकार अचानक से इस तहरीक को ख़त्म कर दिया। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज़ हुआ था, लेकिन ये शुरू ठीक तरीके से हुई थी, नॉन वायलेंट तरीके से हुई थी, लेकिन उसके बाद वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से इन्होंने इसका इख्तिताम किया, इसको ख़त्म कर दिया। यही वजह थी कि कायद-ए-आज़म इस मूवमेंट के हक़ में नहीं थे, क्योंकि वो ये सब कुछ ऑलरेडी देख रहे थे कि ये होगा। तुर्की में जो है, जो अतातुर्क था, उसने 1922 में ऐसे एक लीडर के तौर पे वो उभरा। अब उसने किया क्या, उसने जो सुल्तान था, जिसको अभी तक मुसलमान सपोर्ट कर रहे थे, उसके हक़ में बोल रहे थे, उसके साथ यूनिटी का इजहार कर रहे थे, उसने उसके इख्तियारात को ख़त्म कर दिया और उसने मार्च 1924 में जो खिलाफत थी उसको भी ख़त्म कर दिया, जिसके हक़ में मुसलमान इतना ज़्यादा लड़ रहे थे, उसकी सपोर्ट में, उसकी हिफाजत में, उसने ख़ुद इस खिलाफत को ख़त्म कर दिया। अब इस फ़ैसले से हुआ ये कि जो मुसलमान थे, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, बहुत लार्ज स्केल पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि वो अपने वफ़द को या अपने ग्रुप को, अपने लोगों को, अपने लीडर्स को तुर्की भेजें उसके साथ बात करने, लेकिन मामलात का कोई सलूशन निकला नहीं। यानी कि अब ये जो अतातुर्क था, जो अपने मुल्क को डिफ़ेंड करने के लिए बहुत कुछ कर रहा था, अब वो ख़ुद उस मुल्क पर जो है हुकूमत करने बैठ गया था और उसने अंटिल अपनी डेथ, यानी वो डेथ तक वो अपनी प्रेसिडेंट रहा था उस मुल्क का, उसने हुकूमत की थी वहाँ पर। तो उसने सुल्तान के इख्तियारात को भी ख़त्म कर दिया और उसने खिलाफत को भी ख़त्म कर दिया। इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार किया था मुसलमानों ने। तो आखिर में इस खिलाफत मूवमेंट का कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी कौम हो या कोई भी इंसान हो, जब मज़हब की बात आए तो ये आपस में जोड़ता है, इत्तेहाद की एक अलामत है, ख़ास तौर पे मज़हब इस्लाम। दूसरा ये कि शुरू में तो ज़ाहिर है इस मूवमेंट का मकसद यही था कि जो सरज़मीन है मुसलमानों की, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन लेटर ऑन बाद में मुकम्मल तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्लामी जज्बा था अपने इस्लामी भाइयों को सपोर्ट करने का, कि किसी भी तरीके से इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहें। तीसरा ये कि मुसलमानों ने इस मूवमेंट की वजह से बहुत सफ़र किया। इसके अलावा ये भी समझ में आया कि जो हिंदुओं की और मुसलमानों की जो यूनिटी है, जो इत्तेहाद है, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है कि हम लंबे अरसे तक यूनाइटेड रह सकें। हम लोग जब भी यूनाइटेड हुए हैं, हिंदू और मुसलमान, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म था, कुछ वक्त के लिए था, या किसी एक मकसद के तहत इकट्ठे हो गए, यूनाइटेड हो गए, लेकिन फिर आखिर में कोई ना कोई ऐसी वजह बनती है जिससे अलहदगी हो जाती है। और पाँचवीं और आखिरी चीज़ कि मुस्लिम लीग और जो दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज़ या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो दोबारा से उन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने लग गए जिसमें वो अपने लिए अलहदा रियासत और अलहदा मुल्क की कोशिशों में लग गए। तो ये थी द खिलाफत मूवमेंट। आई होप कि आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिली होगी, अच्छा भी लगा होगा। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, इतनी गर्मी में लेक्चर रिकॉर्ड करके ना लग पता जाता है। तो प्लीज़ आप कम से कम लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से कई लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको ठीक लग रही है। अगर कुछ फॉल्ट है इसके अंदर तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन का मकसद ही यही होता है। तो आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई थिंक 7th लेक्चर होगा हमारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।